तो प्यारे बच्चों, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर AHDP में हमने रेस्पिरेशन सिस्टम को जब पढ़ा तो हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन तो पढ़ लिया था, लेकिन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इसमें कहीं नहीं मिला दिया हुआ इस बुक के अंदर। लेकिन इसका पता होना बहुत ही ज़रूरी है हमें कि ब्रीदिंग की रेगुलेशन कैसे होती है, कंट्रोल कैसे होता है, रेगुलेट कैसे होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप मैं आपको इसके जो है नोट्स मैं आपको इस पर बना करके भिजवा दूंगा, लेकिन अभी आप इसको अच्छी तरह से सुने ध्यान से। तो जैसा हमें पता है कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे का दिमाग, बीच का दिमाग और पीछे का दिमाग का हिस्सा। तो हाइंड ब्रेन जो दिमाग का पीछे का हिस्सा है, इसके हमने पढ़ा है कि 2 भाग होते हैं इसको, एक तो सेरिबेलम है और एक है मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये जो सेंटर है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग सेंटर जो है वो मेडुला ओब्लंगेटा के फ्लोर में ब्रीदिंग का रेगुलेशन सेंटर जो है वो स्थित होता है। मेडुला ओब्लंगेटा के फ्लोर में एक रूफ है ऊपर, एक फ्लोर है नीचे, उसके अंदर ये स्थित होता है। और ये जो भाग है ब्रेन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ पे 2 हमने जो है आर्टरीज के, एक तो मेन महाद हमने एरोटा पढ़ा है, और एरोटा के पास से जो है कैरोटिड आर्टरी जो दोनों नेक के दोनों साइडों से जो है वो निकलती है। ये जो दोनों, एक एरोटा और एक कैरोटिड आर्टरी, तो इन पर कैरोटिड आर्टरी पे कैरोटिड बॉडी होती है और एरोटा पे या एरोटिक आर्टरी पर जो है वो एरोटिक बॉडी होती है। इनके अंदर कीमो रिसेप्टर, इनमें कीमो रिसेप्टर होते हैं जो सेंसेशन को रिसीव करते हैं ब्लड से कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। कीमो रिसेप्टर जो है, अभी मैं आपको डायग्राम दूंगा, ये जो आर्टरी मैंने बताई हैं इनका भी आपको डायग्राम दूंगा, हार्ट से कहाँ से ये निकलती हैं और कहाँ ये बॉडी स्थित होती हैं। जो कैरोटिड बॉडी हैं, जो कैरोटिड आर्टरी के साइनस है उसके अंदर जो है ये कैरोटिड बॉडी होती है और वहाँ इनका जो है कीमो रिसेप्टर होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन से कीमो रिसेप्टर के द्वारा सांस को स्टिमुलेट करती है, यानी कि उत्तेजित कर देती है। सांस तेज़ी से आने लग जाता है। तो जब सांस तेज़ी से आता है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा लेने लग जाते हैं। और जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो ये जो रेगुलेशन सेंटर है मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर, उसको रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा ये जो है मैसेज चला जाता है। पहले तो मैसेज आता है रिफ्लेक्स एक्शन का कि CO2 बढ़ी है, और फिर जब ये इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन बढ़ जाता है, सांस की गति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन पूरी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो फिर मैसेज आता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। और ये जो है इसी तरह से वो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी कि सबसाइड कर लिया जाता है, सबसाइड हो जाता है ये। तो CO2 का प्रभाव ऑक्सीजन के बजाय CO2 का प्रभाव जो है वो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में उन एरिया में ज़्यादा महत्व रखता है जो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन से संबंधित है। उन एरिया में जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ती है तो उन एरिया में स्टिमुलेशन आ जाता है और वो मैसेज रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा मेडुला ओब्लंगेटा को चला जाता है, और वो जो संदेश आता है वापस, उससे ब्रीदिंग जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बढ़ जाता है। O2 की मात्रा कंप्लीट होती है। जैसे ही O2 की मात्रा कंप्लीट होती है, CO2 कम हो जाती है, तो ये एक्शन जो है इस तरह से सबसाइड हो जाता है। तो ये एक, अभी आपको मैं इसका ये जो आप डायग्राम है इसको अच्छी तरह से शायद इसमें देखता हूँ मैं, कंप्लीट आता है। तो ये डायग्राम जो है वो इसका बहुत बड़ा आपको हेल्प करेगा
ये पूरा डायग्राम इसके अंदर जो है वो दिया गया है। ये डायग्राम आप इसको अच्छी तरह से देख लें। इसके अंदर कंप्लीट समझा रखा है कि ये कहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड साइनस कहाँ है और कैरोटिड बॉडी कहाँ है। ये जो कैरोटिड बॉडी है, यहाँ एरोटिक बॉडी है, यहाँ जो देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इनके अंदर ये जो साइनस में है, देखिए साइनस भी लिखा हुआ है, कैरोटिड साइनस। यहाँ पे ये जो बॉडी है, इनमें कीमो रिसेप्टर होते हैं जो इस बात को रिसीव करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ गई है। इससे रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा इसका कंट्रोल होता है। तो ये आपने अभी जो है पढ़ा, ये है रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। तो जो आज ये जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं अभी जो है, हम इसके साथ साथ जो है आज सर्कुलेटरी सिस्टम का भी कुछ भाग जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोर्स हमारा काफ़ी पड़ा हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरल फिजियोलॉजी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले इसका परिचय हम ले लें। किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए उसे पोषण, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थों का समय पर उत्सर्जन होना जरूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ अंगों की कार्य की फिजियोलॉजी भी रक्त के प्रभाव पर भी निर्भर करती है, जैसे वृक्कों द्वारा मूत्र निर्माण तथा त्वचा द्वारा ताप नियंत्रण आदि। ये सभी उक्त कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा ही होते हैं। इससे संबंधित जो हैं उक्त कार्य है, तो निम्न का कार्य संचरण समझना जरूरी है। सबसे पहला है हार्ट कैसे काम करता है, रक्त का क्या कार्य है, और रक्त वाहिनियाँ जो है वो ब्लड वेसल्स एवं रक्त संचरण ब्लड सर्कुलेशन, ये हमें जानना इस टॉपिक में, इस लेसन में ज़रूरी है। तो हृदय जो हम सबसे पहले इसको लेंगे, हार्ट। हृदय अनैच्छिक पेशियाँ द्वारा निर्मित एक खोखला होलो अंग है जो वक्ष कोश के मिडल मीडियस्टाइनल स्पेस में होता है। तो हमने ये जो मीडियस्टाइनल स्पेस जो हमने पढ़ा हुआ है कि पहला एक 3 होते हैं ये स्पेस, पहला होता है क्रेनियल, दूसरा मिडल और तीसरा होता है कॉर्डल। तो ये जो है हमेशा हार्ट जो है मीडियस्टाइनल स्पेस में स्थित होता है। हृदय मध्य काट मीडियल सेक्शन के बाईं ओर झुककर स्थित होता है। हृदय चपटे यानी कि शंकु कोन की आकृति का होता है। यह अनुदैर्ध्य ग्रूव यानी कि ट्रांसवर्स ग्रूव, ये ट्रांसवर्स ग्रूव हुई और ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव हुई हार्ट की। तो जैसे ये ट्रांसफर ग्रूव हुई है, ये तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करती है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है वो ऑरिकल को ऑरिकल से और वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट को डिफरेंशिएट करती है। यही इसमें समझाया गया। इसमें अब इसको पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्स ग्रूव द्वारा निलय वेंट्रिकल व आलिंद ऑरिकल में विभक्त होता है तथा आलिंद को लंबवत ग्रूव लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दाएं व बाएं भाग में विभक्त करता है। यही लंबवत ग्रूव लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव नीचे से भी एपेक्स में मिलकर निलय को भी दाएं निलय व बाएं निलय बना देता है। तो इस हार्ट की संरचना को हम जो है, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा जो है वो डायग्राम दिया गया है। इसके हार्ट के 2 बॉर्डर होते हैं, अगर वैपश्य होते हैं तथा आधार बेस होता है एवं एक शीर्ष यानी कि एपेक्स होता है। एपेक्स हमेशा बाई वेंट्रिकल में उपस्थित होता है। इसका बेस 3rd से 6th रिब्स तक फैला होता है। 3rd से 6th, तीसरी से 6ठी पसली रिब्स तक फैला होता है तथा एपेक्स जो है इसका वो 6th कॉर्नरोस्टर्नल जॉइंट के सामने यानी कि अपोजिट साइड पर होता है। अब इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। हृदय की संरचना। गौवंश के हृदय का वजन, अंडरलाइन कर लेना इसको, पशु के शरीर के वजन को 0.4% से 0.5% होता है। पशु के वजन जो शरीर का होता है उसका वजन का 0.4 से 0.5% जो हृदय का वजन होता है। हृदय के चारों ओर एक बाह्य आवरण होता है जिसे फाइब्रस लेयर कहते हैं, और ये जो है हृदय भित्ति का निर्माण 3 परतों से
इसका जो होता है, हृदय की जो भित्तियाँ हैं, इसका निर्माण जो 3 परतों का होता है। पहले हमको बाहरी पेरिकार्डियम कहते हैं, मिडल को हम मायोकार्डियम कहते हैं और अंदर वाले को हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो पहले हम पेरिकार्डियम को डिस्कस करेंगे। यह हृदय का आवरण है जो 2 कोशों सैक्स से बना होता है। 2 कोश यानी कि 2 लेयर, ये उसके अंदर सैक 2 कोशों सैक से बना है। बाह्य कोश तंतु में ऊतकों द्वारा बना होता है। यह कोश डायाफ्राम से सटा रहता है, यानी कि डायाफ्राम की से सटा रहता है। 2 कोशों से, बाह्य कोश तंतु में तथा कोश तंतु में ऊतकों द्वारा बना होता है। अंदर का कोश यानी कि दोहरी सीरियस मेम्ब्रेन से निर्मित होता है। यहाँ जो है, यहाँ इन्होंने दे भी रखा है। चित्र के अंदर आप देखोगे तो पहला ये पेरिकार्डियम में देखते हैं फाइब्रस लेयर दिखाई गई है। इधर ये सेकंड जो सीरस मेम्ब्रेन बताई गई है, और इसके बीच में एक जो है वो स्पेस है जो पेरिकार्डियल स्पेस कहलाता है, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। ये इसमें डायग्राम में बहुत सुंदर दे रखा है। इसमें इसको डिस्कस इस तरह से किया गया है। मेम्ब्रेन से निर्मित होता है। बाह्य सिरमी कला को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं तथा आंतरिक सिरमी कला को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के मध्य जो कोश स्पेस होता है उसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। इसमें सीरस फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल सीरस फ्लूइड भी कहते हैं। यह फ्लूइड हृदय स्पंदन के दौरान दोनों परतों के बीच घर्षण को रोकता है, जिससे हृदय आसानी से गतिशील करता है। बहुत ही आसान है ये, जैसा जैसा लिखा है डायग्राम में, बहुत ही सुंदर डायग्राम से समझा रखा है। इसको डायग्राम को देखते हुए अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये नाम है जो है पेरिकार्डियम है, इसको तो पेरिकार्डियम ही कहना पड़ेगा। अब हमारे पास जो है मिडल लेयर जो आती है वो है मायोकार्डियम। यह एक विशेष प्रकार की अनैच्छिक पेशी है जो केवल हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी कार्डियक मसल कहते हैं। इसकी मोटाई समान नहीं होती। यह एपेक्स पर सबसे मोटी, आधार पर सबसे पतली, बाएं निलय में अधिक मोटी व दाहिने निलय में तथा दोनों आलिंदों में पतली होती है। ये इसकी परत है। अब इसके बाद आता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यह हृदय की सबसे भीतर की परत है। यह हृदय चारों कक्षों एवं वाल्व्स को आच्छादित करती है, यानी कि कवर करती है। हृदय के आलिंद इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा, हृदय के आलंद इंटर ऑरिकल यानी कि ऑरिकल कहता है, ये इंटर ऑरिकल सेप्टम द्वारा 2 आलिंद में ऑट्रियम में बायां व दाएं में विभक्त हो जाते हैं। हृदय के दाएं भाग में बड़ी शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त आता है तथा बाएं से फुफ्फुस शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त आता है। ये हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हमारा लेफ़्ट ऑरिकल है इसमें पल्मोनरी आर्टरी से शुद्ध रक्त आता है इसके अंदर, और फिर यहाँ से शुद्ध रक्त जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा यानी कि महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, और वहाँ से वापस जो है ये राइट ऑरिकल में वापस आता है, और राइट ऑरिकल से फिर जो है राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, इम्प्योर ब्लड आता है इसके अंदर, और फिर ये पल्मोनरी ये जो हमारी इसके द्वारा पल्मोनरी के द्वारा इसमें लंग्स में जो है वो वापस जो है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, ये ध्यान रखना, और जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है जिसको हमने ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार प्रत्येक निलय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा लेफ्ट व राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दोनों वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा 2 वेंट्रिकल में विभाजित होते हैं। इसी तरह इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है द्वारा इन ऑरिकल जो है वो राइट और लेफ्ट में विभक्त होते हैं। सिंपल सी बात है। दाएं वेंट्रिकल में अशुद्ध व बाएं में शुद्ध रक्त पाया जाता है। दाहिने ऑट्रियम या ऑरिकल व वेंट्रिकल के बीच में
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व AV वाल्व होता है जो रक्त को वापस वेंट्रिकल से ऑट्रियम में नहीं जाने देता। AV वाल्व ये 3 कप वाला होता है। इसके कप जो है वो 3 कप शेप होती हैं, जैसे कप की शेप होती है ना, इस तरह के ये 3 होते हैं इसके अंदर वाल्व, कप शेप। तो इसको ट्राई कप या 3 कप आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। इसी प्रकार बाएं ऑट्रियम व वेंट्रिकल के बीच में भी ये यहाँ पे 2 कप आकार के वाल्व होते हैं, जो वो 3 कप के आकार थे, इसके ट्राइकस्पिड हो गए, और ये 2 हैं इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो इनका जो सिंपल सी बात कहने की है बात है, जो लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड होता है, और जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है। और जो बाइकस्पिड वाल्व है, इस वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इनके अलावा भी दाहिने वेंट्रिकल व पल्मोनरी आर्टरी के मध्य 3 अर्धचंद्राकार वाल्व यानी कि सेमिलुलर वाल्व होते हैं, जिसे पल्मोनरी सेमिलुलर वाल्व कहते हैं। इसी प्रकार बाएं वेंट्रिकल व महाधमनी एरोटा के भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व, जिसे एरोटिक सेमिलुलर वाल्व कहते हैं, क्योंकि वो पल्मोनरी को ब्लड जाता है इसलिए पल्मोनरी सेमिलुलर वाल्व हो गए। ये एरोटा को जाता है इसके लिए एरोटिक सेमिलुलर वाल्व कहते हैं। ये वाल्व रक्त को वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देते। तो जो पल्मोनरी वाला है वो तो राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देगा, और जो एरोटिक है वो क्योंकि एरोटा लेफ्ट से निकलता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस ब्लड को नहीं आने देता। तो अब ये हमने आज जो है इसकी संरचना के बारे में और वाल्व के बारे में जो है डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका सर्कुलेशन और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज ये सफिशिएंट हो गया, काफ़ी है। थैंक यू।